नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही थी इंग्लिश एजेस से संबंधित, उसके अंतर्गत हमने एलिजाबेथन एज, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इन सब का अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारी क्लास है वो होगी रोमांटिक पीरियड से संबंधित, रोमांटिक एज से रिलेटेड होगी। रोमांटिक एज है वो इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एज है, जिसके अंतर्गत विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स, बेबी शेले जैसे महत्वपूर्ण पोइट्स जिन्होंने बहुत अधिक रचनाएं की, उनका अध्ययन हम इस एज के अंतर्गत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ 1798 से 1832, वर्ड्सवर्थ की एज, वर्ड्सवर्थ की एज को रोमांटिक एज भी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक एज के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। द एज of Wordsworth is primarily known as the age of romanticism in the history of English literature. द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की एज को, युग को, प्राइमरीली होता है मुख्य रूप से, क्या होता है? मुख्य रूप से, नॉन एज में से जाना जाता है। रोमांटिसिज्म, रोमांचकतावाद से, रोमांटिसिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोमांचकवाद, रोमांचकतावाद इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में, कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में वर्ड्सवर्थ की जो एज है उसको मुख्य रूप से रोमांटिसिज्म या रोमांचकतावाद के नाम से जाना जाता है। इट इज सेड टू बिगिन इन द ईयर ऑफ 1798 with the publication of lyrical ballads. It is said to begin, ऐसा माना जाता है कि ये शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत है वो 1798 में। कब? 1798 में शुरू हुई थी। विद द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन होता है प्रकाशन, ऑफ लिरिकल बैलाड्स, ये वर्ड्सवर्थ की रचना थी लिरिकल बैलाड्स। इसकी प्रकाशन के साथ ही इस युग की शुरुआत मानी जाती है, जो 1798 से 98 में लिरिकल बैलाड का प्रकाशन हुआ था। इट एंडेड इन 1832, और इस युग का अंत है वो 1832 में माना जाता है कि ये युग है वो 1832 तक आते आते रोमांचकतावाद है वो, रोमांटिसिज्म है वो समाप्त हो गया था। कब? द ईयर व्हेन द फेमस रिफॉर्म एक्ट पास्ड, व्हेन, जब, फेमस मींस प्रसिद्ध, रिफॉर्म एक्ट, रिफॉर्म एक्ट होता है सुधार अधिनियम, क्या होता है? सुधार अधिनियम, कि जब सुधार अधिनियम पास हुआ 1832 में, उसके साथ ही इस युग का अंत माना जाता है। समटाइम्स, कई बार, इट इज बिलीव्ड टू एंड इन द ईयर ऑफ 87, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि इसका अंत है वो 1837 में हुआ था, 1837 में हुआ था। द ईयर when Queen Victoria sat on the throne of England, commencing a new era known as the Great Victorian Age. 1837 में इस युग का अंत माना जाता है। कब? उस वर्ष जब इंग्लैंड की राजगद्दी थी उस पर क्वीन विक्टोरिया सिंहासन हुई थी, बैठी थी, कि इंग्लैंड की राजगद्दी जब क्वीन विक्टोरिया ने 1837 में संभाली थी, उस समय ऐसा माना जाता है कि रोमांटिक एज का अंत हुआ था। कमेंसिंग में से शुरुआत की, शुरू किया, कमेंसिंग क्या होता है? शुरू किया। ए न्यू एरा, एरा क्या होता है? युग, और उससे एक नए युग की शुरुआत हुई थी, नोन एज ग्रेट विक्टोरियन एज, जिसको महान विक्टोरियन युग कहा जाता है। कि 1837 में जब इंग्लैंड की राजगद्दी पर महारानी विक्टोरिया ने राज ग्रहण किया, तो रोमांटिक युग था उसका अंत हो गया और एक नए युग का,
जिसे ग्रेट विक्टोरियन एज कहा जाता है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, लैम, हेजलिट, जेन ऑस्टन एंड स्कॉट आर द चीफ फिगर ऑफ दिस एज। विच एज? रोमांटिक एज। कि रोमांटिक युग के जो मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य फिगर्स थी, उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, बायरन, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स, लैम, हेजलिट, जॉन ऑस्टिन और स्कॉट है, वो मुख्य व्यक्ति है जिन्होंने रोमांटिकवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन इंग्लैंड द रोमांटिक मूवमेंट implies a reaction against the school of Dryden and Pope। क्या कह रहा है कि इन इंग्लैंड के अंदर रोमांटिक मूवमेंट, जो रोमांचवाद का आंदोलन था, इंप्लाइज में से लागू होता है। ए रिएक्शन क्या होता है? प्रतिक्रिया। क्या होता है? प्रतिक्रिया। अगेंस्ट, खिलाफ, द स्कूल ऑफ ड्राइडन एंड पोप, कि जो स्कूल जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के द्वारा खोला गया था, यानी जिस नियमों के आधार पर अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन के द्वारा लेखन का कार्य किया गया था, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो विचारधारा उनके द्वारा दी गई थी, उनके खिलाफ इंग्लैंड के अंदर एक प्रतिक्रिया के रूप में रोमांटिक आंदोलन है वो शुरू हुआ था। उसका एक विरोधाभासी उसको माना जाता है। द रियलिस्टिक, डेडिकेटिक एंड आर्टिफिशियल लिटरेचर ऑफ द नियोक्लासिकल सून लॉस्ट इट्स चार्म। रियलिस्टिक क्या होता है? यथार्थवादी। क्या होता है? यथार्थवादी। डेडिकेटेड, उपदेशात्मक। एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे? बनावटी, कृत्रिम, बनावटी या कृत्रिम। लिटरेचर में से साहित्य ऑफ द नियोक्लासिकल, जो नियोक्लासिकल एज के अंदर जॉन ड्राइडन ने और पोप ने शुरू किया था। लॉस्ट इट्स चार्म, चार्म से होता है आकर्षणीय जादू। क्या होता है? आकर्षणीय जादू। कि नियोक्लासिकल एज के अंदर जो यथार्थवादी, उपदेशात्मक और बनावटी साहित्य लिखा गया था, उसने अपना आकर्षण इस युग में आते आते खो दिया था। The romantic movement didn't commence all of a sudden। The romantic movement, रोमांटिक आंदोलन, didn't नहीं हुआ था, commence में से शुरू होना। क्या होता है? शुरू होना। all of a sudden, अचानक। कि रोमांटिक आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ था, उसके अनेक कारण थे। We have seen that the seeds of this great movement were sown in the age of Johnson। We have seen, हमने देखा है कि that seeds क्या होता है? बीज। क्या होता है? बीज। of this great movement, इस महान आंदोलन के सोन मिस बोए गए थे। सोन का क्या होता है? बोए गए थे। इन द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, किस महान आंदोलन के बीज है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो एज थी उस समय ही बो दिए गए थे। उसका धीरे धीरे वो विकसित होकर के बाद में रोमांटिक मोमेंट है वो ज्यादा विकसित हुआ था। द वर्क्स ऑफ थॉमसन, ग्रे, कॉलिंस एंड कॉपर आर ए ग्रेट अप्रूवल ऑफ दिस फैक्ट। द वर्क्स में से कार्य किसके? थॉमसन के, थॉमस ग्रे के, विलियम कॉलिंस के, विलियम कॉपर के। आर मिस है, ग्रेट मिस महान। क्या है? महान। अप्रूवल मिस स्वीकृति। क्या होती है? स्वीकृति। ऑफ दिस फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? तथ्य। क्या होता है? तथ्य। कि थॉमस ग्रे
थॉमसन, ग्रे, कॉलिंस और कोपन के जो महान कार्य थे वो इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए बड़े महान है, महान स्वीकृति है कि उनके कार्य के अंदर ही रोमांटिक एज के बीज है वो बो दिए गए थे। लव फॉर नेचर, लव फॉर नेचर, प्रकृति के लिए प्रेम। लव फॉर सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल क्या होता है? अलौकिक, क्या होता है? अलौकिक, अलौकिक के प्रति प्रेम। लव फॉर सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी को कहेंगे व्यक्ति परकता, व्यक्ति के प्रति प्रेम। लव फॉर मेलनकली, मेलनकली क्या होता है? उदासी, कि उदासी के प्रति प्रेम। उदासी के प्रति प्रेम। लव फॉर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी क्या होता है? सादगी या सरलता। एंड लव फॉर द पास्ट, पास्ट होता है भूतकाल के लिए। पास्ट क्या होता है? भूतकाल, कि भूतकाल और सादगी के प्रति प्रेम। वर द चीफ फीचर्स, फीचर्स क्या होती है? विशेषताएं ऑफ दिस एज, इस युग की। इस युग की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम, अलौकिक के प्रति प्रेम, व्यक्ति प्रकता के प्रति प्रेम, उदासी के प्रति प्रेम, सादगी और भूतकाल के प्रति प्रेम। ये इस युग की प्रमुख कुछ विशेषताएं थी। इस कारण ये युग है वो एक महान आंदोलन बना, एक महान युग था। इसके जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, जॉन बायरन, ठीक है, पीबी शेले, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट, जैन ऑस्टिन स्कॉट। ये कुछ मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने रोमांटिकवाद को विकसित करने में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आगे देखिए। लक्स इन हिज, ये लक्स किसी लेखक का नाम है। द डेडलाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल्स, डिक्लाइन, डिक्लाइन में होता है विनाश, क्या होता है? विनाश या पतन। एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल्स, रोमांटिक आदर्श, ये उनकी किताब थी। इसके अंदर काउंटेड मिस गिनाते हैं, बताते हैं एज मेनी एज 11,396 डेफिनेशंस ऑफ द रोमांटिसिज्म, कि उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल्स, इसके अंदर उन्होंने रोमांटिकवाद की 11,396 परिभाषाओं को काउंट करवाया है। कितनी परिभाषाओं को? 11,396 परिभाषाएं रोमांटिकवाद की उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखी है। वॉट्स डंटन, ये दूसरे लेखक हैं वॉट्स डंटन। ट्रम्स द रोमांटिक रिवाइवल एज द रिनेसां ऑफ वंडर। वॉट्स डंटन क्या कहते हैं? रोमांटिकवाद की जो रिवाइवल है, जो रोमांटिकवाद आंदोलन था, उसको रिनेसां ऑफ वंडर, आश्चर्य का पुनर्जागरण। क्या होता है? आश्चर्य का पुनर्जागरण। किसको कहा है? रोमांटिकवाद को कहा है। किसने कहा है? वॉट्स डंटन ने कहा है। हरफोर्ड टेक्स इट, हरफोर्ड का मानना है कि रोमांटिकवाद क्या था? एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। हरफोर्ड का मानना है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण डेवलपमेंट माने विकास था ऑफ इमेजिनेटिव, कल्पनाशील, सेंसिबिलिटी, संवेदना। क्या है? काल्पनिक संवेदना। हरफोर्ड का मानना है कि रोमांटिकवाद था
वो काल्पनिक संवेदना का एक असाधारण विकास था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट था किसका, इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी का। वाल्टर पीटर टेक्स इट, नेक्स्ट जो राइटर है वो है वाल्टर पीटर, वो टेक्स इट एज द एडिशनल ऑफ स्ट्रेंजनेस ऑफ ब्यूटी। वाल्टर पीटर का मानना है कि द एडिशंस मींस अतिरिक्त, ऑफ स्ट्रेंजनेस विचित्रता, टू ब्यूटी सुंदरता में, कि सुंदरता के अंदर विचित्रता का समावेश। एडिशन का क्या कह सकते हैं, समावेश, इसका बोलेंगे सुंदरता में सुंदरता में विचित्रता का समावेश है, वो मानते हैं वाल्टर पीटर किसको, रोमांटिकवाद को। विक्टर ह्यूगो नेक्स्ट राइटर है, विक्टर ह्यूगो टर्म्स इट ए लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिबरलिज्म क्या होता है, उदारवाद। क्या होता है, उदारवाद। विक्टर ह्यूगो का मानना है कि रोमांटिकवाद था वो साहित्य के अंदर एक उदारवाद था, उदारवादी नीतियां है वो साहित्य के प्रति इन राइटरों ने अपनाई थी, ऐसा विक्टर ह्यूगो का मानना है। केजा में ट्रम्स इट एज एन एसेंटेड प्रीडोमिनेंस ऑफ इमोशनल लाइफ। इमोशनल लाइफ में क्या होता है, भावनात्मक जीवन। क्या होता है, इमोशनल लाइफ क्या होता है, भावनात्मक जीवन। और प्रीडोमिनेंस होता है प्रबल, क्या होती है, प्रबलता। तो केजामेन का मानना है कि एक भावनात्मक जीवन में प्रबलता की प्रबलता थी रोमांटिकवाद, ऐसा मानना है केजामेन का। ठीक है, ये कुछ विद्वानों के द्वारा रोमांटिकवाद को दी गई परिभाषाएं थी, उनका अर्थ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, द पोएट्री ऑफ द एज। कि रोमांटिकवाद के अंदर पोएट्री थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या कुछ विशेष बात थी। द टाउन पोएट्री ऑफ द एज ऑफ पोप डिड नॉट attract the Scot, a people of the age of Wordsworth, due to its being artificial and monotonous. The town poetry, शहरी कविता, जो अलेक्जेंडर पोप की जो एज थी उसके अंदर शहरी जीवन को प्रधानता दी गई थी, उसका बखान किया गया था बढ़ा चढ़ा करके। उस पोएट्री के अंदर पोएट्री ने वर्ड्सवर्थ के कारण, ड्यू टू वर्ड्सवर्थ के कारण, जो वर्ड्सवर्थ की आयु के जो लोग थे, उस समय के जो उस एज के जो लोग थे, उनको क्या क्या डिडंट अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मींस आकर्षित करना। क्या होता है, आकर्षित करना, आकर्षित नहीं किया। क्यों नहीं किया, ड्यू टू बीइंग आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मींस बनावटी, एंड मोनोटोनियस उबाऊ या नीरस। कि शहरी जो कविता थी वो उसमें नीरसता थी, बहुत अधिक बनावटी थी। इस बात ने वर्ड्सवर्थ की आयु एज के जो लोग थे उनको वो अपनी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाई, इसलिए वो कविता है वो गलत में चली गई और रोमांटिकवाद का उदय हुआ। इन लिरिकल बैलाड्स इट वाज द प्लान दैट Wordsworth will write of the ordinary life of humble people, whereas Coleridge himself was to write about the supernatural elements. जो लिरिकल बैलाड थी 1798 में जिसका प्रकाशन हुआ था, वो एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की संयुक्त रचना थी, और उसके अंदर ये प्लान बनाया गया था, योजना बनाई गई थी। इट वाज द प्लान, ये योजना बनाई गई थी, दैट की वर्ड्सवर्थ विल राइट, वर्ड्सवर्थ लिखेंगे अबाउट द ऑर्डिनरी लाइफ, साधारण जीवन के बारे में, ऑफ हम्बल पीपल, विनम्र लोगों के। उस योजना के अंतर्गत ये किया गया कि वर्ड्सवर्थ है वो सामान्य लोगों के जो सामान्य जीवन है उसके बारे में लिखेंगे, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं डालेंगे।
एंड वेरेज जबकि कोलरिज हिमसेल्फ वाज टू राइट, कोलरिज स्वयं को लिखना था किसके बारे में, सुपर नेचुरल एलिमेंट, क्या होता है, अलौकिक तत्व, क्या होता है, अलौकिक तत्व, कि एस टी कोलरिज है वो स्वयं अलौकिक तत्वों के बारे में लिखेंगे, जबकि वर्ड्सवर्थ है वो सामान्य लोगों की जो सामान्य जीवन है उस शैली के बारे में लिखेंगे। ऐसा लिरिकल बैलाड्स जो 1798 में प्रकाशित हुई थी उसमें योजना बनाई गई थी। कोलरिज, एस टी कोलरिज की दूसरी पुस्तक द एंशिएंट मैरिनर, क्या नाम है, द एंशिएंट मैरिनर, एंड वर्ड्सवर्थ की थी गुड्डी ब्लैक, गुड्डी ब्लैक, द थोरन, द इडियट बॉय expresses the romantic notion at its best in the lyrical ballads, कि लिरिकल बैलाड्स के अंदर द एंशिएंट मैरिनर जो एस टी कोलरिज की रचना थी, विलियम वर्ड्सवर्थ जिनकी रचना गुड्डी ब्लैक, द थोरन, द इडियट बॉय है, इनके अंदर जो विचार व्यक्त किए गए थे, रोमांटिक नोशन, नोशन क्या होता है, विचारधारा, विचार या विचारधारा की, जो रोमांटिक विचारधारा के जो विचार थे इन रचनाओं में व्यक्त किए गए थे वो लिरिकल बैलाड के अंदर बहुत ही विशेष रूप से व्यक्त किए गए हैं। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स सिंप्लिसिटी नॉट ओनली इन फॉर्म्स बट आल्सो इन इट्स थीम। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई कविताएं, एडवोकेट्स वकालत करती है, क्या करती है, वकालत करती है, वकालत करनी है, सिंप्लिसिटी सादगी की, नॉट ओनली न केवल, इन फॉर्म, फॉर्म इस रूप में, बट आल्सो इन इट्स थीम, थीम क्या होता है, विषय वस्तु, क्या होती है, विषय वस्तु, कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो केवल न केवल विषय वस्तु में बल्कि इसके रूप के अंदर भी सादगी की वकालत करती है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है। He himself says in his preface to lyrical ballads that, कि वे स्वयं भी कहते हैं अपनी जो रचना है ए प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड उसके अंदर वर्ड्सवर्थ स्वयं कहते हैं, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, पोएट्री मींस कविता होती है, इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मींस धारा प्रवाह है, ठीक है, ऑफ पावरफुल फीलिंग्स शक्तिशाली भावनाओं की, कि कविता है वो शक्तिशाली भावनाओं का अति प्रवाह है, लगातार अति प्रवाह है होता है, ओवरफ्लो अति प्रवाह है, स्पॉन्टेनियस धारा प्रवाह कह सकते हैं, लगातार भी कह सकते हैं, ठीक है, लगातार धारा प्रवाह है वो शक्तिशाली भावनाओं का होता है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन in WCSS, the emotions recollected in tranquility, tranquility क्या होता है, शांति, क्या होती है, शांति, इट आया है पोएम्स के लिए, कि कविता होती है वो लेती है इट्स ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, उत्पत्ति, क्या होती है, उत्पत्ति, कविता की उत्पत्ति है वो WCSS के अंदर भावनाओं, इमोशंस भावनाएं, रिकलेक्टेड याद करना, इन ट्रैंक्विलिटी शांति के अंदर, कि कविता है वो शांति के अंदर भावनाओं को याद करने से ही अपनी उत्पत्ति प्राप्त करती है, ऐसा भी वर्ड्सवर्थ का ही मानना है। द पोएट्री ऑफ द एज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कि रोमांटिक एज की जो कविताएं हैं, पोएट्री है, उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, स्कॉट एंड साउदी आर इन द एल्डर ग्रुप, कि जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, स्कॉट और साउदी को माना जा सकता है। बायरन, शेली एंड कीट्स आर द पोइट्स ऑफ द यंगर जनरेशन, कि बायरन, शेली और कीट्स है वो युवा
पीढ़ी के या युवा ग्रुप के, युवा समूह के कवि है, यानी दूसरे ग्रुप के कवि है। पहले वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, साउदी और स्कॉट को माना जाता है, जबकि दूसरे के अंदर शेली, कीट्स और बायरन को माना जा सकता है। ठीक है, ये कुछ पोइट्री की विशेषताएं थी रोमांटिक एज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The impact of French Revolution on the poetry of the age. Impact मीन्स क्या होता है? प्रभाव। और फ्रांस की रिवॉल्यूशन होती है क्रांति, कि फ्रांस की क्रांति का इस युग के ऊपर क्या प्रभाव था, इस युग की जो कविताएं थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पोएट्री ऑफ द एज, कि इस युग की जो कविताएं थी उसके ऊपर फ्रांसीसी क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 के अंदर। सिंबलाइज्ड द अराइवल ऑफ ए न्यू एरा ऑफ फ्रेंच थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शंस। सिंबलाइज्ड मींस प्रतीक थी, क्या थी? प्रतीक थी। किसकी? अराइवल मींस आगमन की। न्यू एरा, एरा क्या होता है? युग। ऑफ फ्रेंच थिंकिंग, फ्रेंच थिंकिंग मींस नए विचार कह सकते हैं। ठीक है, नए विचार या नई सोच, नई सोच विचार। एंड इंट्रोस्पेक्शंस, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई वो एक नए युग के आने का प्रतीक थी, जिसके अंदर नए सोच विचार और आत्मनिरीक्षण से ओतप्रोत वो विचार थे, नए आत्मनिरीक्षण और नई सोच का वो युग था। द आइडियोलॉजी ऑफ द फ्रेंच थिंकर्स रूसो, ए नेचुरलिस्ट who gave the slogan return to nature, first influenced Godwin and through him Shelley. The ideology means विचारधारा, आदर्श of the French thinker, फ्रांसीसी विचारक। थिंकर क्या होता है? विचारक। फ्रांसीसी विचारक था रूसो, फ्रांसीसी विचारक था रूसो, जिसने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके विचारधारा ने, जो एक नेचुरलिस्ट था, नेचुरलिस्ट क्या होता है? प्रकृतिवादी था। कौन था वो? प्रकृतिवादी विचारक था। वो गेव द स्लोगन, स्लोगन क्या होता है? नारा। जिसने नारा दिया था, क्या दिया था? रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो नारा दिया था रूसो ने, जो फ्रांसीसी थिंकर था, विचारक था। उसकी विचारधारा ने फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है? प्रभावित करना। गॉडविन, गॉडविन कोई लेखक था, उसको, कवि था, उसको प्रभावित किया। एंड थ्रू हिम, और फिर उसके माध्यम से शैली, पीबी शैली को, कि जॉन रूसो ने सबसे पहले, जो प्रकृतिवादी कवि था जिसने प्रकृति की ओर लौटो नारा दिया था, उसने सबसे पहले गॉडविन को और फिर उसके माध्यम से पीबी शैली को अपने विचारधारा से प्रभावित किया था। He was a symbol of the spirit of the revolt against the outdated customs. He was a symbol, वह एक प्रतीक था, of the spirit of revolt, revolt में विद्रोह की भावना का, विद्रोह की भावना का। अगेंस्ट क्या होता है? खिलाफ। द आउटडेटेड, आउटडेटेड होती है मीन्स पुराने रंग ढंग की, प्रचलन से गैर प्रचलित, गैर प्रचलित या फिर पुराने। और कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज। क्या होते हैं? रीति रिवाज।
परंपराएं कि जो पुरानी परंपराएं थी जो प्रचलन से बाहर हो गई थी उनके खिलाफ विद्रोही भावना का प्रतीक था रूसो। ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द फॉल ऑफ बास्टिल आल्सो अफेक्टेड वर्ड्सवर्थ हु राइट्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति ने और द फॉल ऑफ बास्टिल बास्टिल के दुर्ग का पतन जो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इस बात ने अफेक्टेड में प्रभावित किया था। अफेक्टेड में से प्रभावित किया था किसको? स्वयं वर्ड्सवर्थ को। कि बास्टिल के दुर्ग के पतन ने या फिर फ्रांस की क्रांति ने वर्ड्सवर्थ को भी बहुत अधिक प्रभावित किया था। वो राइट्स जो लिखते हैं ब्लिस वाज इट इन दैट दान टू बी अलिव। ब्लिस मीन्स होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। दान मीन्स होता है भोर। क्या होता है? भोर या सुबह। कि उस सुबह अलिव मीन्स जीवित रहना। कि उस समय बास्टिल के दुर्ग का पतन हुआ था फ्रांस की क्रांति हुई थी उस युग के अंदर उस सुबह के अंदर अपने आप को जीवित रखना भी एक आनंद था, ब्लिस था। बट टू बी यंग वाज वेरी हीवन। बट मीन्स लेकिन टू बी यंग युवा होना, उस समय युवा होना वाज वेरी हीवन बहुत ही स्वर्ग के समान था। कि लेकिन यदि उस समय आप युवा हो तो बहुत ही बड़े स्वर्ग के समान है, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल द रोमांटिक्स got shattered very soon with the arrival of Reign of Terror and the emergence of Napoleon and hence starting a new era of despair. बट मीन्स लेकिन ड्रीम्स मीन्स सपने, ड्रीम्स मीन्स सपने ऑफ ऑल द रोमांटिक्स सभी रोमांचतावादी कवियों के गोट सेटर्ड मीन्स बिखर गए। बिखर गए वेरी सुन में जल्दी। लेकिन सभी रोमांचकवादियों ने जो सपने देखे थे वो बहुत ही जल्दी बिखर गए थे। विद द अराइवल ऑफ, अराइवल मीन्स आने के कारण, रीजन ऑफ टेरर क्या होता है? रीजन ऑफ टेरर आतंक का राज्य। रोबस्पियर नाम याद रखना, आतंक का राज्य रोबस्पियर के समय में फ्रांस में लागू हुआ था, उसके कारण आतंक के राज्य के कारण। एंड द एमरजेंस, एमरजेंस मीन्स होता है उदय। क्या होता है? उदय होना। किसका? ऑफ द नेपोलियन। और नेपोलियन के उदय होने के कारण, आतंक के राज्य के कारण और नेपोलियन के उदय होने के कारण जो रोमांटिक कवि थे उनके सपने वो बहुत जल्दी बिखर गए थे। हेंस माने इस प्रकार से स्टार्टिंग ए न्यू एरा, तो एक नए युग की शुरुआत हुई। ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है निराशा। कि इस प्रकार से निराशा का एक नया युग शुरू हो गया था, निराशा का राज्य स्थापित हो गया था, नेपोलियन का उदय हो गया था। आतंक का राज्य स्थापित होने के कारण रोमांटिक जो पोइट्स थे उनके सपने वो स्कैटर्ड हो गए थे, बिखर हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, द प्रोज ऑफ द एज, रोमांटिक युग का गद्य साहित्य कैसा था? The age of Wordsworth saw the rise of the modern review and magazines. The age of Wordsworth, Wordsworth की युग, वर्ड्सवर्थ के युग के अंदर the rise means उदय हुआ, of the modern means आधुनिक, review means होती है समीक्षा, मैगजीन होती है पत्रिका। कि वर्ड्सवर्थ के युग में आधुनिक समीक्षा का और पत्रिकाओं का युग शुरू हुआ, उसमें राजनीतिक समीक्षा की जाने लगी, राजनीतिक पत्रिकाएं निकलने लगी। ये वर्ड्सवर्थ के युग के गद्य की प्रमुख विशेषता थी। द फर्स्ट अमोंग देम वाज द एडिनबर्ग रिव्यू 1802 फ्रांसिस जेफरी एस्टैब्लिश्ड बाय द मेन ऑफ लेटर्स ऑफ द विग पार्टी। कि प्रथम जो मॉडर्न रिव्यू था जिसका नाम था एडिनबर्ग रिव्यू, द एडिनबर्ग रिव्यू था, जो 1802 में फ्रांसिस जाफरी के द्वारा लिखा गया था और स्थापना की गई थी। स्टैब्लिश्ड में से उसको स्थापित किया गया था बाय द मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा, ऑफ द विग पार्टी,
कोई वहां पर एक दल था कवियों का, जो विद्वान व्यक्ति थे जिसको व्हिग पार्टी के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम जो मॉडर्न रिव्यू था उसका नाम था एडिनबर्ग रिव्यू, जो 1802 में फ्रांसिस जाफरी के द्वारा लिखा गया था। टोरीज काउंटरब्लास्ट केम इन द फॉर्म ऑफ द क्वार्टरली 1809, कि टोरी का इसके बदले में टोरी ने भी एक रिव्यू लिखा था जिसका नाम था द क्वार्टरली। जो 1809 में प्रकाशित हुआ था, वो इसके विरोध में आया था। द अदर मैगजीन्स वर ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन 1817 एंड द लंदन मैगजीन 1817, कि दूसरी जो प्रसिद्ध मैगजीन्स थी रोमांटिक युग की, उनके अंदर ब्लैकवुड की एडिनबर्ग मैगजीन और द लंदन मैगजीन जो 1817 में ही प्रकाशित हुई थी। These reviews and magazines produced the great essayists like लैम्ब एलिया, हैजलिट, डी क्वेंसी, कि इस युग के जो महत्वपूर्ण रिव्यूज थे, जो पत्रिकाएं थी, उन्होंने महान लेखक निबंधकार एसेसिस्ट चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, डी क्वेंसी जैसे निबंधकारों को जन्म दिया, वो उभर करके सामने आए। They also offered a fresh field for the criticism. क्रिटिसिज्म क्या होती है? आलोचना, कि उन्होंने आलोचना को भी एक नया क्षेत्र प्रदान किया, आलोचना के लिए एक नया क्षेत्र ऑफर्ड किया, प्रस्तुत किया। The spirit of romanticism is prevailed also in the prose work of the age. The spirit means भावना of the romanticism, रोमांटिकतावाद की, प्रिवेल्ड मीन्स बनी हुई है, इन द प्रोज वर्क्स ऑफ दिस एज, इस युग के गद्य साहित्य के अंदर भी। इस युग का जो गद्य साहित्य था उसमें रोमांटिकवाद की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। इन लैम्ब वी हैव द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस सेक्योरिंग फॉर हिम द टाइटल ऑफ द प्रिंस ऑफ एसेसिस्ट। इन लैम्ब के कार्यों के अंदर वी हैव, हम देखते हैं, फाइनेस्ट मीन्स श्रेष्ठ, फाइनेस्ट मीन्स श्रेष्ठ, क्वालिटी गुणवत्ता, ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव की, कि चार्ल्स लैम्ब के जो निबंध है उनके अंदर व्यक्तिगत अनुभव की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता को देखते हैं। सेक्योरिंग मीन्स सुरक्षित की, फॉर हिम उसके लिए, दी टाइटल मीन्स उपाधि, क्या होती है? टाइटल, उपाधि। किस चीज की उपाधि थी? ऐसे प्रिंस ऑफ एसेसिस्ट, निबंधकारों के राजकुमार, प्रिंस ऑफ एसेसिस्ट, निबंधकारों के राजकुमार की उपाधि है वो चार्ल्स लैम्ब को मिली हुई थी, उपाधि दी गई थी। इन हैजलिट के एसेज में, लेखन कार्य में, वी saw a fine philosophy of nature and mankind in the simplest terms. simplest terms means सरलतम शब्दों में, सरल terms means यहाँ पे क्या कहेंगे? शब्द। और simplest सरलतम शब्दों के अंदर वी सी, हम देखते हैं, फाइन फिलोसफी, बहुत ही सुंदर दर्शन, ऑफ नेचर, प्रकृति का, एंड मैनकाइंड, मानवता का, कि हैजलिट के जो लेख लिखे हैं, जो निबंध लिखे हैं, उनके अंदर मानवता के का और प्रकृति का बहुत ही सुंदर दर्शन देखने को हमें मिलता है। डी क्वेंसी also acquires a prominent place in our list due to his famous essays and his world famous autobiography entitled Confession of an English Opium Eater। यहां तक है, ठीक है, कि डी क्वेंसी है, वो भी हमारी जो लिस्ट है, हमने जो कवियों की लिस्ट बनाई है उसके अंदर एक प्रसिद्ध स्थान प्राप्त करते हैं। प्रोमिनेंट में से प्रसिद्ध, प्लेस में से स्थान, की उनको भी एक प्रसिद्ध स्थान प्राप्त करते हैं। एक्वायर में होता है प्राप्त करना, प्राप्त है, ठीक है। ड्यू टू हिज फेमस एसेज, उसके प्रसिद्ध निबंधों के कारण, एंड हिज वर्ल्ड फेमस ऑटोग्राफी, और उसकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा जिसका नाम था कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर।
ये उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा थी, इसके कारण वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। बिसाइड दीज वर्ड्सवर्थ्स प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड and S.T. Coleridge's Biographia Literaria are the epoch-making works of the age of Romanticism। कि इनके अलावा वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड और कोलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 में उन्होंने लिखी थी, वो भी रोमांटिक युग की युगांतकारी रचनाएं हैं। इपोक मेकिंग में से युगांतकारी, प्रभाव डालने वाली। रचनाएं हैं कि वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड, एस.टी. कोलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये रोमांटिक वाद के या रोमांटिक युग के अंदर लिखी गई युगांतकारी प्रभाव डालने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नोवेल ऑफ दिस एज, कि इस युग के उपन्यास, रोमांटिक युग के अंदर नोवेल की क्या कंडीशन थी, नोवेल के लेखन की शैली क्या थी, विषय वस्तु क्या थी। द पायनियर ऑफ द नोवेल इन द रोमांटिक नोवेल इज वॉल्टर स्कॉट, कि रोमांटिक युग के अंदर रोमांटिक नोवेल लिखने में अग्रणी व्यक्ति था वॉल्टर स्कॉट। पायनियर में से अग्रणी क्या होता है, मुख्य व्यक्ति या अग्रणी व्यक्ति था। कौन, वॉल्टर स्कॉट। ही इज रिमेम्बर्ड, उनको याद किया जाता है फॉर हिज वेवरली नॉवेल्स, कि उसके जो वेवरली नॉवेल्स थे उसके लिए उनको विशेष रूप से याद किया जाता है। विच कंसिस्ट्स ऑफ 27 नॉवेल्स एंड 5 टेल्स, कि उस वेवरली नॉवेल्स के अंदर उनके कुल 27 उपन्यास थे और 5 कहानियां थी। टेल्स में से कहानियां, और 27 नॉवेल्स 27 उपन्यास लिखे हुए थे। स्कॉट्स वर्क in fiction represents the mingling of the 18th century novel of manners and the 18th century historical romance। स्कॉट्स वर्क से वाल्टर स्कॉट के काम के अंदर, कार्य के अंदर, इन फिक्शन जो उसने उस काल्पनिक साहित्य में किया था, उपन्यास में किया था, रिप्रेजेंट्स में से प्रस्तुत करते हैं, द मिंगलिंग में से मिश्रण, क्या होता है, मिश्रण किसका, ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवल ऑफ मैनर्स, 18वीं शताब्दी के जो शिष्टाचार के उपन्यास थे, एंड द 18th सेंचुरी हिस्टोरिकल रोमांस, और 18वीं शताब्दी के अंदर जो ऐतिहासिक रोमांसकारी नॉवल लिखे गए थे उनके बीच मिश्रण का काम करते हैं स्कॉट्स वर्क। किसके वर्क है, स्कॉट्स वर्क। ठीक है, अदर नॉवेलिस्ट of this age are Jane Austen and Maria Ainsworth, कि इस युग के दूसरे जो उपन्यासकार हैं उनमें मुख्य नाम जेन ऑस्टिन का और मारिया एजवर्थ का आता है। जेन ऑस्टिन का उपन्यास है प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, इम्मा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इम्मा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एंड मैनफील्ड्स पार्क आर वर्थ रीडिंग, ये पढ़ने योग्य उपन्यास है। कि जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस, इम्मा सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड मैनफील्ड्स पार्क है, वो पढ़ने योग्य उपन्यास है। ये कुछ मुख्य उपन्यासकार थे रोमांटिक एज के, जिसमें मुख्य नाम आता है वॉल्टर स्कॉट का, उसके बाद जॉन ऑस्टिन का, मारिया एजवर्थ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी वो यही समाप्त होती है। रोमांटिक एज है वो अंग्रेजी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण एज है। इसकी हम अगली क्लास कल पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।